Welcome back to SK1 and we're back again with another video of mine and आज हम लोग about indeterminacies and classical mechanics के discussion करेंगे. We know कि quantum mechanics में indeterminacies होती हैं. You have heard of it कि कैसे हम लोग चीजों को calculate नहीं कर पाते, लेकिन यही चीज classical mechanics में भी arise करती है. ये कैसे करती है? What basically happens is कि although हमें लगता है कि quantum mechanics is so bizarre and so weird, हम चीजों को calculate नहीं कर सकते, and we look at it that way and we see that it is actually a problem to us. But the reality is that classical mechanics is no different than quantum mechanics in that aspect. And ऐसा क्यों है? ऐसा इस reason से कि classical mechanics में भी चीजों को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता to that precision that you desire on a macroscopic scale. Well, it's something like this कि let's have a look at classical mechanics versus quantum mechanics. Classical mechanics macroscopic objects के लिए exist करती है and well it is basically this one equation that governs classical mechanics, that is F equals ma or F equals m d2x over dt square and that is a vector equation. इसी चीज को अगर देखा जाए ना बेटर फॉर्म लिखा जाता है as vector f equals d vector p over dt. न्यूटन की नोटेशन में इसे लिखा जाए so it is vector p dot, so it is a time derivative of momentum. Now the thing is कि ये जो फोर्स को हम लोग as the time derivative of momentum vector लिखते हैं, जिसे आइजैक न्यूटन ने quantity of motion कहा था. This is basically what Newtonian mechanics is about, that you have particles and you can always calculate their motions by using this one equation. What you basically do is कि आप ये कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, इस इंटरैक्शन को पता करते हो. एंड व्हेन यू नो कि इंटरैक्शन क्या है, ये कैसे इंटरैक्शन हो रहा है विथ ईच अदर, you put it inside this equation and you can solve this differential equation and you can calculate the momentum of these particles. But the thing is कि जब ये एक पार्टिकल होता है, well एक सिंगल पार्टिकल अगर है आपके पास पिक्चर के अंदर एंड यहाँ पे दूसरा कोई पार्टिकल नहीं है, so this is your system, a single particle, तब ये किसी दूसरी चीज के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकता. So in that case हमें पता है कि इसके पास एक कांस्टेंट मोमेंटम होता है. Because well the interaction is zero, तो इस पे जो forces act करेंगे वो zero होंगे. It is not interacting with anything else. That is a constant momentum thing. So ये जिस भी डायरेक्शन में मूव करेगा उसी में मूव करेगा, उसी स्पीड के साथ मूव करेगा. यहीं पे अगर हम लोगों ने एक और पार्टिकल को ऐड कर दिया, so यहाँ पे एक पार्टिकल एंड यहाँ पे एक पार्टिकल एंड अब ये मेरा सिस्टम है. So you know कि ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे by maybe some gravitational और electromagnetic force. So as long as we stay in the classical realm, and ये जब इंटरैक्ट करते हैं इसके लिए आप एक पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो. And what you do is कि यहाँ से आप क्या लिखते हो कि you can always find a force. You can always find a force such that it can be written as the gradient of this potential energy. And when you write this as the gradient of this potential energy, तो अगर आपको पता है इस इंटरैक्शन की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो यहाँ पे अगर ये एक चार्ज है मे बी एंड ये एक दूसरा चार्ज है, सो इन दैट केस यू कैन फाइंड कि इस चार्ज एंड इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या है टोटल ऑल दीज पॉइंट्स. सो यू कैन राइट दैट द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी, यू राइट इट दिस वे, ये इस पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट दैट इज फोर्स इस चार्ज पे एक्ट करते हैं एट दिस पॉइंट, सो नेम इट पॉइंट 1. सो दिस ग्रेडियंट एट पॉइंट 1, ये ग्रेडियंट पॉइंट 1 पे एक्ट करते हैं, शुड बी इक्वल टू वेल द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल. एंड ऐसे लिखा जा सकता है कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट द सेकेंड पॉइंट इज वेल इक्वल टू द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द मोमेंटम ऑफ द सेकेंड पार्टिकल. सो ऐसे इंटरैक्शंस को डिस्क्राइब किया जा सकता है, यू नो दैट वेल. तो मैं इस पार्टिकल का मोमेंटम या फिर इस पार्टिकल का मोमेंटम फ्यूचर टाइम्स में जान सकता हूं इफ आई नो कि प्रेजेंट टाइम में ये कहां पे हैं, किस स्पीड से मूव करें, किस डायरेक्शन में चल रहे हैं एंड कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं. So that is the determinacy in classical mechanics. Now let's go to the indeterminacy in quantum mechanics and then we return to classical mechanics and
go on to its indeterminacy factors. So quantum mechanics में यही जो चीज होती है, it is something like this कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक पार्टिकल है, so it is at point 1 and यहाँ पे एक पार्टिकल है, it is at point 2. Well, you know जब ये एक दूसरे के साथ interact करते हैं, so they again do so with some sort of potential energy कि पूरे space में एक potential energy, एक unique potential energy exist करती है at each and every point. बट वॉट बेसिकली हैपन्स इज कि अगर मैंने सिर्फ इस पार्टिकल को अब कंसिडर किया, तो इस पार्टिकल के लिए हम लोग एक वेव फंक्शन लिखते हैं एंड यू से दैट माइनस एच बार स्क्वेयर ओवर 2m d2 और रादर कॉल इट द पार्शियल डेरिवेटिव्स, राइट, फॉर psi1 ओवर dx स्क्वेयर प्लस vx and this is, well, at this particular point times psi1 is equal to, well, this is iota h bar d psi over dt. These are partial derivatives. Now the thing is कि अब यहाँ पे इस केस में जो इंटरैक्शन हो रही है, this is how the interaction occurs. So इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद well you find what is psi1 and जब आपको ये psi1 मिलता है, so this whatever psi1 is, ये आपको कुछ ऐसा मिलता है that it gives you the probability of finding the particle at different regions, but you notice कि इस probability, ये probability affect हो चुकी है due to the fact कि particle 2 वहां पे है and particle 1 and 2 की एक combined potential energy exist कर रही है इस space में. And what I mean to say is कि it is like अगर यहाँ पे कोई particle 2 नहीं होता तो ये Vx टर्म पूरा जीरो होता, क्योंकि कोई इंटरैक्शन हो ही नहीं रहा है एंड दैट कोई इंटरैक्शन हो नहीं रहा है, वेल यू हैव नो व्हाटएवर फील्ड, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और अ ग्रेविटेशनल फील्ड, सो दैट देयर इज नो इंटरैक्शन, नो पोटेंशियल एनर्जी, सो दैट टर्म इज जीरो. एंड ये हमारा वन एक फ्री पार्टिकल होता, तो ये जो आपको वेव फंक्शन मिलता है ये एक फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन होता. एंड अगर ये एक फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन होता सो इट वुड गो समथिंग लाइक दिस कि एक वेव पैकेट की तरह बिहेव करता. इट्स लाइक आपके पास एक एनवेलप है, दिस इज द पार्टिकल 1, यू हैव एन एनवेलप एंड इस एनवेलप के अंदर आपकी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज होंगी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट डिफरेंट पोजीशन, कि ये पूरा एनवेलप ट्रैवल कर रहा है आगे की डायरेक्शन में एंड कुछ ऐसे ट्रैवल कर रहा है कि जब आपने एक मेजरमेंट किया तो इस एनवेलप के अंदर ही आपको कहीं ना कहीं पार्टिकल दिखेगा. दिस इज अ वेव ट्रेन इट्स कॉल्ड, और अ वेव पैकेट यू माइट वांट टू कॉल इट, वेल दैट्स द जनरल नेम. तो यहाँ पे एक मेजरमेंट में यहाँ पे आपको पार्टिकल दिख सकते हैं, एक मेजरमेंट में यहाँ पे और यहाँ पे, तो ऐसे इस एनवेलप के अंदर ये दिखता है, ये पूरा एनवेलप ट्रैवल करे, मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग the particle at this point at one time is zero, and जब ये envelope यहाँ पे travel करके it becomes something non-zero at that instant of time. That is a wave packet. Now the thing is कि ये exactly ऐसा नहीं होगा, इस reason से क्योंकि ये particle 2 के साथ interact करे तो यहाँ पे एक potential energy function आ जाए, and depending on the form of this potential energy function, मतलब इसकी value क्या है, function क्या है, ये हमारा wave function affect होता है. So here you find the probability of finding the particle at different positions and the probability of a given momentum at different positions. And here's the thing कि जो आपकी momentum होती है इसकी exact value आप पता कर नहीं सकते हो. So you calculate the expectation value of well momentum and you say that for the first particle the expectation value of momentum is going to be, here you integrate this psi1 conjugate and this is minus iota h bar d psi1 over dx, and this is partial derivative, and you integrate this entire thing, well, with respect to x from negative to positive infinity. and जब आप इस इंटीग्रेशन को करते हो you find कि क्या आपकी जो एवरेज वैल्यू होगी ओवर इनफाइनाइट सच मेजरमेंट्स ओवर द सेम पार्टिकल ऑफ मोमेंटम क्या होगी, बट दैट जस्ट स्पीक्स ऑफ दिस थिंग कि आप एग्जैक्ट वैल्यू कभी बता नहीं सकते हो कि इस मेजरमेंट का रिजल्ट क्या होगा विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द मेजरमेंट. सो कैन नॉट नो व्हाट द रिजल्ट इज गोइंग टू बी. इनफैक्ट ये रिजल्ट आपके मेजरमेंट प्रोसेस से अफेक्ट होता है एंड ये
तब इस पार्टिकल की एक गिवन वैल्यू ऑफ मोमेंटम आ जाती है आउट ऑफ इनफाइनाइट मे बी पॉसिबल वैल्यूज। तो यहाँ पे दिस इज द इनडिटर्मिनेसी कि आप गिवन वैल्यू ऑफ मोमेंटम एट एनी स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम पता नहीं कर सकते हो, यू कैन ओनली कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू फ्रॉम प्रिंसिपल्स एंड दिस इज वेल द वेव फंक्शन हाउ यू डू इट। नाउ द थिंग इज क्लासिकल मैकेनिक्स में हमें लगता है कि हम लोग बाय सॉल्विंग वेल दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इस पर्टिकुलर वेल वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट मोमेंटम, इस मोमेंटम को आप पता कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग उसकी सिर्फ एवरेज वैल्यू, सो वी कैन क्लियरली सी कि ये हमारे डिटर्मिनेसी का केस है, दिस इज इनडिटर्मिनेसी। बट द थिंग इज कि क्लासिकल मैकेनिक्स इज आल्सो नॉट वेरी डिटर्मिनिस्टिक एंड द रीजन इज कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये पार्टिकल इस पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट करता है, वेल यू नो दैट अगर हम लोगों ने एक और पार्टिकल ऐड कर दिया, ये थर्ड पार्टिकल, देन व्हाट यू डू इज कि आप अब इन तीनों की पोटेंशियल एनर्जी देखते हो एंड इसे पॉइंट 1 पे इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हो एंड इक्वेट विद द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। अगर यहाँ पे मैंने फोर्थ पार्टिकल इंक्लूड कर दिया, तो जब इस फोर्थ पार्टिकल को इंक्लूड किया जाता है आप इन चारों पार्टिकल्स की आप पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करते हो एंड टेक द ग्रेडियंट एट फर्स्ट पॉइंट एंड व्हेन अगेन इक्वेट विद द टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। एंड जैसे आप और पार्टिकल्स को इंक्लूड करते जाते हैं एंड वी आर लुकिंग एट अ कंप्लीट क्लासिकल फ्रेमवर्क, मतलब एस्यूम करें कि कोई क्वांटम मैकेनिकल लॉज तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे, तो अगर हमारा यूनिवर्स सच में एक न्यूटनियन यूनिवर्स था, सो इट इज लाइक नो क्वांटम मैकेनिक्स एंड इवन अगर स्पीड ऑफ लाइट को देखा जाए एट दैट स्पीड्स, तो लेट्स एस्यूम फॉर इंस्टेंस कि इट इज अ कंप्लीट न्यूटनियन यूनिवर्स, सो दैट्स नो आइंस्टाइन, नो क्वांटम मैकेनिक्स। So you can always include more and more particles and इन सब particles की एक दूसरे के साथ जो इंटरैक्शन हो रहा है, कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, खुद को बेसिकली दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू ईच अदर, रेपेल टू ईच अदर, तो इन सबको एक पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन से लिख सकते हो एंड विल टेक द ग्रेडियंट। नाउ यू माइट कंप्लेन अबाउट अगर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगी तब क्या होगा, सो यू नीड टू नो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर एक एलिमेंट्री पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ इज लाइक फ्रिक्शन। लेकिन जब आप किसी ब्लॉक को स्लाइड करते हो ओवर अ रफ सरफेस एंड यू से ये फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है, इसकी जो फोर्स है इसे एज अ पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, बट व्हेन यू लुक इंडिविजुअली कि कैसे वो ब्लॉक स्लाइड हो रहे हैं, तो उसके अंदर के एटम्स और मॉलिक्यूल स्लाइड हो रहे हैं एंड दे आर गेटिंग रब्ड, सो दे आर इंटरैक्टिंग विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस, एंड जब ये हो रहा है वेल तब उनके बीच जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, विच इज एक्चुअली फ्रिक्शन ऑन अ मैक्रोस्कोपिक लेवल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यू नो इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें लगता है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन अगर एक एलिमेंट्री अप्रोच फंडामेंटली देखा जाए तो नेचर में सिर्फ 4 ही फोर्सेस होती है एंड ऑल ऑफ देम are conservative, it just appears to be non-conservative on a macroscopic level. So you can always write a potential energy function for these interactions. And now the thing is that although you can always do that kind of thing, जैसे हम लोग ज्यादा particles इसमें add करते जाते हैं, it becomes more difficult to us. And that is where the indeterminacy in classical mechanics lies. In principle, you can always calculate all the stuff, लेकिन जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्लूड होंगे और ज्यादा वेल पार्टिकल्स यहाँ पे इंक्लूड होंगे, सो इवन अगर यूनिवर्स कंप्लीटली क्लासिकल होता, इट विल बिकम मोर डिफिकल्ट फॉर अस टू राइट दिस वन potential energy function for all these points in space, and it becomes more and more difficult to actually solve this differential equation. Now here's the point कि सारे differential equations solvable नहीं होते हैं, you know that. And since सारे differential equations के solution नहीं होते, can you come well to a point जहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ solvable नहीं होगा for one potential energy function, and that is now one very interesting thing about it. If we restrict ourselves to motion along well one dimension, so you see that this gradient is going to be represented in such a way. Here you have a minus d2v over dx squared, now equals this time derivative. Let's consider the most realistic approach we can, and that is motion along 3 dimensions, right? So you write this thing I cap
प्लस d2v over dy square j cap प्लस d2v over dz square k cap. तो we are talking about how things realistically behave and provided कि अगर हमारी यूनिवर्स क्वांटम या रिलेटिविस्टिक नहीं होता, so this would be the equation of motion of any given particle. Now अब क्या इस इक्वेशन को एक्चुअली सॉल्व किया जा सकता है? हियर यू कैन सी दैट लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन. पहली चीज, तीन अलग अलग यूनिट वेक्टर्स, सो देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. मतलब एक पार्टिकल 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकता है. सो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यू से. द थिंग इज कि यहाँ पे 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ साथ विच बेसिकली गिव्स अस 3 अलग अलग वेरिएबल्स फॉर दिस पार्शियल डिफरेंशिएशन दैट ऑकर्स हियर. उसके साथ एक वेरिएबल यहाँ पे टाइम है जिसके रिस्पेक्ट में एक और डिफरेंशिएशन ऑकर हो रही, दिस डेरिवेटिव. So this you see is a partial derivative right here. So it is a partial differential equation. So यहाँ पे and well you know कि सारे partial differential equations solvable नहीं होते. And now it is again another question कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है इवन तो यू नो कि सारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पॉसिबल नहीं होते हैं सॉल्व करना एनालिटिकली, बट इट मे बी पॉसिबल कि इन्हें समहाउ कि जो यहाँ पे ऐसे यूनिक अलग यू नो अ न्यू काइंड ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैन ऑलवेज बी सच फॉर्म जिन्हें सॉल्व करना पॉसिबल होगा नेचुरली, क्योंकि द यूनिवर्स wants us to study it to maybe. So it is quite an interesting fact itself कि हम लोग नेचर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके मैथमेटिकल लॉज लिख सकते हैं, प्रेडिक्ट इवन लिटिल थिंग्स एज वी कैन. सो मे बी इट इज पॉसिबल कि जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस रियलिस्टिकली भी बनते हैं, इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू सॉल्व देम. इट जस्ट नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क. But the thing is that is not actually how things happen, because there are partial differential equations that are not solvable in nature अगर actually में realistically देखा जाए. One example has been up to now the Navier-Stokes equation. Well, not satisfied with that, you can always go to find the solutions of other problems, other equations that can even be algebraic, and it's like the case of a double pendulum. वहां पे आप देख सकते हो कि कितना chaotic motion हो जाता है. And even if you can calculate its use numerical techniques to solve the case of a double pendulum, you can always have the 3 body problem. तो एक बॉडी है एंड यहाँ पे एक बॉडी है एंड यहाँ पे एक बॉडी है एंड दो अलग अलग बॉडीज इस बॉडी को रिवॉल्व कर रही है. सो इट्स लाइक सन एंड इट्स लाइक अर्थ एंड अदर सम प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट कंसिडर कर लो. So let's consider this is the sun, this is the Mars, this is Earth. 2 planets, 1 sun. हमें पता है कि हम लोग planets की orbits को calculate कर लेते हैं. Well, we know that ऐसा calculate करना possible है. न्यूटनियन फिजिक्स में भी न्यूटन ने तो ऐसा किया था. But here's the key point कि जो calculations होती हैं most of the time ये होती हैं by ignoring all other planets in that arena, in that area. Then अगर ऐसा होता है, why do we take into account so many अलग अलग planets के mass? And ऐसी ही calculations है तो नेपच्यून की prediction हुई थी. And here's another thing कि ये जो predictions होती हैं ये numerical techniques से होती है. Analytically मतलब algebraically इन्हें solve करना possible नहीं होता है. This is the classic 3 body problem. The thing is कि यहाँ से जो differential equations बनेंगे एक्चुअल में इन्हें सॉल्व करना पॉसिबल होता है. हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया जा सकता है, भले वो ऑर्डिनरी हो या फिर पार्शियल हो, लेकिन उन्हें न्यूमेरिकली सॉल्व किया जाता है. मतलब यू आर गोइंग टू पुट इन सम टेंस ऑफ वैल्यूज एंड फिर आप इन्हें कैलकुलेट करते हो. एनालिटिकली इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू सॉल्व अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. सो इट माइट बी and it may as well not be possible. And that the equation, fundamental equation of classical mechanics is itself a differential equation, and this is the general differential equation जो कि एक particle के लिए form होता है. It is not always possible to find solutions. And what is that supposed to mean? In fact, जितना ज़्यादा complication होता है in the differential equation, as we have done right here, उतना ही ज़्यादा difficult होता है to solve. एंड जितने ज्यादा आपने पार्टिकल्स ऐड किए उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी में कॉम्प्लिकेशन होंगे. सो दैट कॉम्प्लिकेटेड द पीडीई गेट्स
more complicated to solve. So at one point it certainly becomes impossible to solve the differential equation. And what does that tell us? कि आप कभी भी प्रिसाइजली किसी पार्टिकल का मोशन प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, इवन दो अगर आपका यूनिवर्स कंप्लीटली क्लासिकल दैट इज न्यूटनियन होता. So that is indeterminacy in classical mechanics. And what's even more amazing is कि अगर एक पॉइंट पे आपको आपका मोमेंटम एंड वेल लेट्स से पोजीशन पता भी चल जाए, सो नो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. एक टाइम पे आपको मोमेंटम पता है, पोजीशन पता है प्रिसाइजली एक पार्टिकल के लिए, एंड लेट्स से आपको ये मोमेंटम एंड पोजीशन हर एक पार्टिकल के लिए पता है. So you have for each and every particle you have the momentum and position that are interacting with this particle and just इस पे influence कर सकते हैं. And well, you also know that how they are influencing this particle. तो आपको total potential energy function भी पता है. तो even in that case, I need you to think कि आप इतने सारे particles के लिए इस equation को solve कर सकते हो. Of course, it is practically not possible, humanly not possible. What that tells you is कि यहां से जो भी स्लाइटेस्ट मिस्टेक होगी, जो स्लाइटेस्ट मिस्टेक होगी, मतलब इतनी सी भी आफ्टर टन्स ऑफ जीरोस आफ्टर अ पॉइंट एंड देन अ वन, इतनी सी भी मिस्टेक इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली मैग्नीफाई हो जाती है. वेल नाउ द क्वेश्चन इज ये मैग्नीफाई क्यों होते हैं? क्योंकि अगर आपको सारे पार्टिकल्स के पोजीशन, मोमेंटम एंड दैट पोटेंशियल एनर्जीज, कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जीज एक इंस्टेंट पे भी पता है, एंड आप एक कैलकुलेशन करने बैठ जाते हो टू कैलकुलेट द फ्यूचर मे बी और द फ्यूचर ऑफ वेल दिस वन पार्टिकल दैट यू हैव चोजन. तो व्हाट बेसिकली हैपेंस इज कि एक मान लो पार्टिकल है अमॉन्ग ऑल दीज आइज एंड इसकी आपने छोटी सी इतनी सी एरर कर दिया. What then happens is कि अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इतनी सी एरर कर देते हो एंड सिंस दिस पोटेंशियल एनर्जी हेल्प्स इट इंटरैक्ट विद दिस पार्टिकल में भी, तब इसकी कैलकुलेशन में भी आपने इतनी एरर कर दिया. ऐसा क्यों? Because well this is interacting with this thing, you clearly know. And अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी में या फिर मोमेंटम या पोजीशन में इतनी एरर है, so since this actually is influencing this by its force और पोटेंशियल एनर्जी, इसमें भी आपने इतनी एरर कर दिया. एंड वेल सिर्फ इसमें नहीं बल्कि यहाँ पे जितने पार्टिकल्स है उसमें आपने इतना एरर कर दिया. नाउ द थिंग इज कि ये जो पार्टिकल है इसने इन सारों पे तो कर दिया, अब इसमें से एक ये पार्टिकल हो गया, इसमें इतनी एरर है ड्यू टू विच देयर विल बी सो मच एरर इन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल. सो एक पार्टिकल में इतनी छोटी सी एरर करने से इट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड ओवर ऑल द पार्टिकल्स, which in turn each influences over all particles and so on it goes, and what you have in the end is a catastrophe because एक छोटी सी एरर आपकी मैग्नीफाई हो चुकी है मे बी ए नैनो सेकेंड लैटर. तो आपको पता चला कि एक नैनो सेकेंड बाद तो आपने आपकी जो भी प्रेडिक्शंस थी, just after a nanosecond you cannot make any predictions because what you have is basically all turbulence and chaos. So you can clearly see it is practically not possible to even use classical mechanics to maybe do these precise calculations for all these particles. In fact, in that aspect, I will say that it is always better to have a quantum universe because when the universe is quantum, आपको at least ये जो psi1 है ये तो आप calculate कर सकते हैं and you can always turn out this integral. And it is always better to have a quantum universe than a classical universe, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि एक complete classical universe में predictions ज्यादा easy होंगे, so they are actually ज्यादा difficult. Because trust me, classical mechanics की mathematics ज्यादा complicated होती है than quantum mechanics की mathematics. So it is always better to have a quantum universe because well you could easily solve this equation, even though ये जो equation है ये खुद एक non-relativistic equation है, so we could get into relativity and all that stuff, relativistic classical mechanics, so maybe you have Dirac equation. So even in that case I would say let's restrict ourselves to non-relativistic quantum mechanics and non-relativistic classical mechanics. So I would say it is always better to have a wave function instead of precise momentum and position, क्योंकि either way इस चीज में we will never succeed in actually calculating the motions of all these particles individually using Newton's second law of motion. That was all for today's video of mine and thanks to all viewers.